गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं हम स्टूडेंट आज का डिस्कशन। तो आज का डिस्कशन जिस टॉपिक पे करेंगे उस टॉपिक का नाम है इनेमा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द इनेमा। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इनेमा। इनेमा की डेफिनेशंस होती है कि जब कोई भी लिक्विड सब्सटेंस जिसको एडमिनिस्टर्ड करना थ्रू द रेक्टम्स, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनेमा। एनी लिक्विड सब्सटेंसेस administered through the rectum, these process also called enema। ठीक है, तो किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को किस रूट से, रेक्टम के रूट से एडमिनिस्टर करना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनेमा। सो स्टूडेंट, अब हम जानेंगे कि इनेमा जो है वो, इनेमा के इंडिकेशंस क्या है, मतलब किन किन कंडीशंस में जो है वो पेशेंट्स को इनेमा दिया जाता है। इंडिकेशन ऑफ इनेमा। अगर इंडिकेशंस की हम बात करें तो मेन इंडिकेशंस या मेन पर्पस जो होता है एनेमा का, वो क्या होता है, वो होता है कि कॉलोन को क्लींजिंग करना। ठीक है, तो फर्स्ट जो पर्पस रहेगा इसका वो रहेगा कि कोई भी एनी प्रोसीजर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, तो इसमें हमें इनेमा देना नेसेसरी होता है। ठीक है, सेकेंड हम अगर बात करें कि कोई भी मदर, प्रेग्नेंट मदर लेबर में आ रही है, तो उसको हम बिफोर द इंड्यूस्ड ऑफ द लेबर, तो हम उस कंडीशंस में भी इनेमा देंगे। इसके अलावा हम क्लींजिंग पर्पस से भी इनेमा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई प्रोसीजर जो है वो हम लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो उस कंडीशंस में भी इनेमा दिया जाता है। इसके अलावा अगर इसका मेन पर्पस की अगर हम बात करें या मेन इंडिकेशंस की बात करें तो वो आता है कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, अगर कोई पेशेंट कॉन्स्टिपेशंस के साथ में आ रहा है और उस पेशेंट्स की जब हमने हिस्ट्री ली तो उस पेशेंट्स को जो कॉन्स्टिपेशंस है वो काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड है। ठीक है, काफ़ी टाइम से जो है उस पेशेंट्स की हिस्ट्री जो है वो कॉन्स्टिपेशंस की है, तो उस कंडीशंस में भी उसको इनेमा एडमिनिस्टर करके उसकी कॉलोन को क्लींजिंग किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कौन कौन सी कंडीशंस होती है जिस कंडीशंस में इनेमा नहीं दिया जाता। सबसे पहले और मेन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, अपेंडिक्स में कभी भी एनेमा नहीं दिया जाता। सेकंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, परफोरेशन, किसी भी तरह की अगर परफोरेशंस हुई है तो उस कंडीशंस में भी इनेमा नहीं देते। इसके अलावा अगर इंक्रीज द इंट्राक्रेनियल प्रेशर्स, तो इस कंडीशंस में भी एनेमा नहीं दिया जाता। इसके अलावा रेक्टम प्रोलैप्स्ड है अगर, तो भी एनेमा नहीं दिया जाता। अब हम बात करते हैं मेन जो इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या हम बात कर सकते हैं कि जहाँ से मोस्ट कॉमनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, वो रहते हैं इसके टाइप से। ठीक है, तो टाइप ऑफ द इनेमा, कितने टाइप का इनेमा होता है, 2 टाइप का इनेमा होता है। ठीक है, फर्स्ट जो होता है वो होता है हमारा रिटेन्ड इनेमा, या इसी इनेमा को अदर और किस नाम से जानते हैं, तो इसको जानते हैं मेडिकेटेड इनेमा। इसके अलावा सेकंड जो टाइप रहती है उसका नाम है इवैक्वेंट इनेमा। तो हम बात करते हैं, फर्स्टली बात करते हैं इवैक्वेंट एनेमा की। अगर हम इवैक्वेंट एनेमा की बात करें तो जो सिंपल इवैक्वेंट एनेमा होता है उसको हम स्टूडेंट घर पर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं या इसमें कौन कौन सा सॉल्यूशंस
मिलाया जाता है। तो इसमें स्टूडेंट ओनली पानी और जो शॉप होता है इन दोनों को मिक्स करके हम किसी भी मतलब घर पर भी इसको प्रिपेयर कर इसको थ्रू द रेक्टम एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके अंडर आने वाली मेन टाइप्स की बात करें, या हम बोल सकते हैं कि जिस इनेमा का मोस्टली यूज्ड जो है वो हॉस्पिटल्स में किया जाता है, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। अगर हम बात करें कि इवैक्यूएट इनेमा से क्या समझते हैं, तो इवैक्यूएट इनेमा का मतलब ये हुआ कि ऐसा इनेमा जिसको एडमिनिस्ट्रेट कर जो रेक्टम को, या हम बोल सकते हैं कोलोन को क्लींजिंग करना। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके अंडर आने वाली मेन टाइप्स। सबसे पहले इसके अंडर जो आती है टाइप, उसका नाम है एस्ट्रिंजेंट एनेमा। सेकेंड टाइप आती है इसके अंडर कार्मिनेटिव एनेमा। इसके अलावा इसके अंडर आता है ऑयल इनेमा। इसके अलावा इसके अंडर आता है कोल्ड इनेमा। इसके अलावा इसके अंडर आता है पुरगेटिव एनेमा। ठीक है, तो ये जो 5 टाइप के इनेमा है किसके अंडर आते हैं, इवैक्यूएट इनेमा के अंडर आते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट एस्ट्रिंजेंट इनेमा, इसको किस पर्पस के लिए दिया जाता है, तो इसका मेन पर्पस होता है एंटी इन्फ्लामेटरी। पेशेंट्स को कोई भी इन्फ्लामेशंस हुई है या इन्फ्लामेशंस की कोई हिस्ट्री है, तो उस कंडीशंस में इस इनेमा को दिया जाता है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है। अगर बात करें इस इनेमा के अंडर, फर्स्ट तो इसमें से बनने वाला मोस्ट कॉमनली क्वेश्चंस कि इसका देने का पर्पस क्या होता है, तो इसको देने का पर्पस क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी। ठीक है, अब सेकंड इसमें से क्वेश्चंस बनता है कि जब ये एनेमा दिया जाता है तो इसमें जो यूज्ड होने वाला मेन सॉल्यूशंस होता है, तो उसमें कौन सी चीज़ यूज में ली जाती है, तो इसमें यूज लेने वाला एलम। अगर स्टूडेंट एलम की बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं फटकरी। ठीक है, जो कि लोग घरों में भी, काफ़ी गाँव में लोग जो है वो इसका यूज़ काफ़ी अदर पर्पज़ के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ लिया जाता है एस्ट्रिंजेंट एनेमा में। ठीक है, अब बात करते हैं पुरगेटिव एनेमा। पुरगेटिव एनेमा का मेन पर्पज़ क्या होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट करवाना। पेरिस्टालसिस मूवमेंट कौन सी होती है स्टूडेंट, ये वो मूवमेंट होती है जो कि हमारी बाउल में से जो कि हमारी बाउल मूवमेंट को स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से जो है वो पेशेंट्स की बाउल मूवमेंट स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये जो एनीमा के देने का पर्पस क्या होता है कि ताकि जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो हो सके, जिसकी वजह से जो स्टूल है वो रेक्टम्स के थ्रू जो है वो बाहर निकल सके। अगर बात करें कि पुरगेटिव एनीमा में कौन सा सब्सटेंस यूज में लिया जाता है या कौन सा सॉल्यूशंस यूज में लिया जाता है, तो उसका नाम है ग्लिसरीन। अब बात करते हैं हम कार्मिनेटिव एनीमा की। कार्मिनेटिव एनीमा जो होता है इसका देने का पर्पस क्या होता है, इसके देने का पर्पस होता है एंटीस्पाज्मोडिक, ये स्पाज्म को प्रिवेंट करता है, एंटीस्पाज्मोडिक। और इसके अलावा जो कार्मिनेटिव एनीमा होता है ये रिड्यूस करता है गैसेस डिस्टेंशंस को। अगर किसी पेशेंट्स की पेट में गैसेस की वजह से डिस्टेंशंस हो तो उसको प्रिवेंट करने में भी काम करता है। इसके अब हम बात करते हैं ऑयल एनीमा की। अगर हम ऑयल एनीमा की बात करें तो ऑयल एनीमा को देने का पर्पस क्या होता है, सॉफ्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द रेक्टम। ठीक है, तो इसके देने का पर्पस क्या हुआ कि सॉफ्ट करना म्यूकस मेम्ब्रेन को। ठीक है, अब बात करते हैं कोल्ड एनीमा की। तो कोल्ड एनीमा, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से ये क्वेश्चंस बनता है कि कोल्ड एनीमा देने का मेन पर्पस क्या होता है या कि कौन से पेशेंट्स होते हैं जिसमें इस एनीमा को दिया जाता है। तो कोल्ड एनीमा को स्टूडेंट हाइपरपायरेक्सिया वाले पेशेंट्स में इसको दिया जाता है। ठीक है, इसको देने का पर्पस क्या होता है कि हाइपरपायरेक्सिया को या जो पेशेंट्स का बढ़ा हुआ टेम्परेचर्स है उसको कम करना है। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस क्या हुआ, किस में दिया जाता है, ये कौन से पेशेंट्स में दिया जाता है, तो हाइपरपायरेक्सिया वाले पेशेंट्स में कोल्ड एनीमा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एनीमा और मेडिकेटेड एनीमा की बात करें तो इसके अंडर भी इसकी कुछ टाइप्स पाई जाती है।
स्टूडेंट अगर आपको भी मेरा ट्रिक अच्छा लगे तो आप भी इसको अप्लाई कर सकते हो। मैंने एक ट्रिक से इसको याद रखा हुआ है, निशा एन, लेकिन आई की जगह पे मैंने ई लिया हुआ है और डबल एस लिया हुआ है मैंने इसमें। इससे ये एक ऐसा ट्रिक है जिससे आपको याद रहेगा कि इसके अंडर कौन कौन से इनेमा आते हैं। बिकॉज इवैक्यूएट इनेमा और रिटेंड इनेमा, इन दोनों में हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और वैसे भी पहचानने में। तो ये एक ऐसा ट्रिक है जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। एक तो हमें पता लग जाएगा कि ये जो निशा वाले एनीमा है, टाइप वाले एनीमा है, वे सारे के सारे रिटेंड, और जो बाकी बचे हैं वो इवैक्यूएट इनेमा के अंडर आएंगे। अब हम बात करते हैं एन क्या इंडिकेट कर रहा है इसमें, न्यूट्रिएंट एनीमा, न्यूट्रिएंट इनेमा। ई क्या इंडिकेट कर रहा है, इमोलेंट इनेमा। एस क्या इंडिकेट कर रहा है, स्टिमुलेंट एनेमा। एस डबल बार है, सेकेंड एस क्या इंडिकेट कर रहा है, इनेमा। और नेक्स्ट ए क्या इंडिकेट करता है, एनास्थेटिक इनेमा। अगर स्टूडेंट इसके जो नाम है तो ये नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि इसको किस किस पर्पज से दिया जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें से बनने वाले इंपॉर्टेंट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनने वाले जो भी इतने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। बात करते हैं न्यूट्रिएंट इनेमा। इसमें क्या है, इसमें थ्रू द रेक्टम जो है वो पेशेंट्स को न्यूट्रिशंस एडमिनिस्टर्स किया जाता है। ठीक है, इसमें इसको किस पर्पज के लिए लिया जाता है, न्यूट्रिशन एडमिनिस्टर्स करने के लिए। ठीक है, बात करते हैं इमोलेंट इनेमा। इसको किस यूज के लिए लिया जाता है, तो इसको सॉफ्टनिंग के लिए यूज लिया जाता है। बात करते हैं स्टिमुलेंट एनीमा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्टिमुलेंट एनीमा जो है वो कौन से पेशेंट्स में दिया जाता है। तो स्टूडेंट स्टिमुलेंट एनीमा जो है वो शॉक वाले पेशेंट्स में दिया जाता है। किस पेशेंट्स में दिया जाता है, ये शॉक वाले पेशेंट्स में दिया जाता है। बात करते हैं सेडेटिव एनेमा। तो ये किस पर्पज से दिया जा रहा है कि पेशेंट्स को सेडेट करने के लिए दिया जा रहा है। और एनास्थेटिक एनीमिया ये किसके लिए दिया जा रहा है कि पेशेंट्स को एनास्थीसिया देने के लिए। सेडेटिव एनेमा से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सेडेटिव एनेमा में हम कौन सा ड्रग यूज करेंगे। तो इसमें करते हैं हम सोडियम ब्रोमाइड। ये एक बार क्वेश्चन जो है वो एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि सेडेटिव इनेमा में कौन सा कंटेंट यूज करेंगे, तो कौन सा, सोडियम ब्रोमाइड। मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी कि रिटेंशन इनेमा और इवैक्यूएंट इनेमा में अदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी रिटेंशन इनेमा या फिर इवैक्यूएट इनेमा जब एक नर्स एडमिनिस्टर्स करेगी तो उस टाइम नर्स को किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं लिखूंगी सॉल्यूशन। ठीक है, कि सॉल्यूशन जो है वो कितना कितना यूज में लेंगे हम। ठीक है, तो सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें और अगर हम पेशेंट्स को रिटेंशन इनेमा दे रहे हैं तो इसमें अगर बच्चों को इनेमा दिया जा रहा है तो बच्चों में तो ओनली और ओनली 100 ml ही एडमिनिस्टर्स करेंगे। लेकिन अगर ये इनेमा अडल्ट में एडमिनिस्टर्स किया जा रहा है तो इसमें 150 ml तक हम एडमिनिस्टर्स कर सकते हैं। सेकंड, सेम हम सॉल्यूशंस का ही इधर भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर सॉल्यूशंस की हम बात करें तो इसमें जो है सबसे पहले हम ले लेते हैं इन्फेंट की अगर हम बात करें तो इन्फेंट में दिए जाने वाला जो सॉल्यूशंस होता है वो कितना होता है, तो हम 250 ml बोल सकते हैं या फिर 250 ml से कम तक दे सकते हैं। बात करते हैं चिल्ड्रन की कि चिल्ड्रन में कितने ml तक इनेमा दे सकते हैं। तो चिल्ड्रन में 250 से लेके 500 ml तक एडमिनिस्टर्स कर सकते हैं। बात करते हैं अडल्ट की, तो अडल्ट में जो है वो हम 500 ml से लेके 1000 ml तक एडमिनिस्टर्स करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइट की कि जब इनेमा दे रहे हैं तो कितनी हाइट होनी चाहिए। अगर तो रिटेंशन इनेमा की बात करें तो रिटेंशन इनेमा में जो हाइट होती है वो 8 इंच बोल सकते हैं या हम 20 सेंटीमीटर तक बोल सकते हैं कि इतनी ही हाइट जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर हम इवैक्यूएंट इनेमा की बात करें तो इसमें जो है वो 18 इंच बोल सकते हैं हम, 12 से लेके 18 इंच या फिर हम बोल सकते हैं कि 40 सेंटीमीटर, इतनी हाइट जो है वो हमें इतनी हाइट की ज़रूरत होती है उसको हैंग करने के लिए।
इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो रिटेंशन एनेमा है उसको कितने टाइम के लिए रिटेन किया जाता है, अगर रिटेनिंग की बात करें कि रिटेनिंग ऑफ द कॉलोन या फिर रेक्टम, तो इसको कितना टाइम के लिए रखा जाता है, तो इसको रखा जाता है ओनली और ओनली 1 से लेके 2 आवर्स, मतलब 1 से लेके 2 आवर्स तक जो है वो इसको रिटेन करा जा सकता है। कहाँ पर? रेक्टम में। अगर बात करें इवैक्यूएंट एनेमा को तो इसको ओनली 10 to 15 मिनट ही रिटेन किया जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं टेम्परेचर की, कितना टेम्परेचर होना, टेम्परेचर की कि कितना टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो रिटेंशन एनीमा में जो सॉल्यूशंस दिया जाता है तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब जितना हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है उतना ही टेम्परेचर रिटेंशन एनेमा का होता है। लेकिन अगर बात करें इवैक्यूएंट की तो इसमें जो टेम्परेचर होता है वो होता है 100 से लेके 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट इसमें से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि मैंने रिटेंशन एनेमा में बताया आपको कि जो टेम्परेचर्स है वो कितना होता है इसमें 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो इवैक्यूएंट एनेमा का टेम्परेचर था वो था 100 से लेके 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और जो डिफ्रेंशिएट करके क्वेश्चंस बनता है वो ये है कि रिटेंशन एनेमा में कौन सा ऐसा एनेमा है जिसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है, तो इसमें कौन सा एनेमा है? स्टिमुलेंट एनेमा। स्टिमुलेंट एनेमा का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? वो 100 से मोर देन 100 होगा, मतलब कि 100 से लेके 110 तक देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन बाकी जितने भी इसके अंडर एनेमा के टाइप आएंगे उन सभी में जो टेम्परेचर रहेगा वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही रहेगा। अब बात करते हैं इवैक्यूएंट एनेमा में, इसका नॉर्मल टेम्परेचर जो था वो 100 से लेके 110 डिग्री फ़ारेनहाइट ही था। लेकिन इसमें भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कौन सा एनेमा है जिसका टेम्परेचर कम होता है, तो इसमें स्टूडेंट हमने पढ़ा कोल्ड एनेमा। ठीक है, तो कोल्ड एनेमा का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल वो होता है 74 से लेके 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ठीक है, तो एक तो इसमें से ये क्वेश्चंस बनता है को एनेमा दे रहे हैं तो जो कैथेटर होगा उसको हम कितना इंसर्ट करेंगे पेशेंट्स के रेक्टम में। ठीक है, तो 1.5 से लेके 2 इंच तक जो है वो इंसर्शन किया जाता है, किसका? इंसर्शन ऑफ कैथेटर का। इसके अलावा अगर हम अदर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो जब भी हम पेशेंट्स को एनेमा देंगे तो सबसे पहले जो है वो स्टूडेंट हमारी फर्स्ट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी यही रहेगी कि पेशेंट्स को जो है वो हम सारा का सारा प्रोसीजर जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नेक्स्ट क्या रहेगी कि जब भी हम पेशेंट्स को कैथेटर को इंसर्ट करेंगे तो कैथेटर कितना इंसर्ट करना है? 1.5 से लेके 2 इंच तक ही उसको इंसर्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा जब हम एनेमा दे रहे हैं पेशेंट्स को और ड्यूरिंग एनेमा अगर पेशेंट्स जो है वो कंप्लीट कर रहा है कि मुझे क्या हो रहा है? पेन हो रही है। ठीक है, तो हम कुछ टाइम के लिए उसको होल्ड कर रहे हैं, निकालना नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट्स होल्ड करने के बाद भी अगर पेशेंट्स की जो पेन है वो नहीं रिलीफ हो रहा है तो हमें उस कंडीशंस में जो है वो एनेमा हमें नहीं देना है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है पेशेंट्स को जब भी एनेमा एडमिनिस्ट्रेट करना है। इसके अलावा हम न्यू बॉर्न को एनेमा नहीं देते हैं। ठीक है, मतलब 1 से 2 साल तक हम एनेमा कम रिकमेंडेड किया जाता है बच्चों में। तो उस कंडीशन, ये क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, तो उस कंडीशंस भी अगर बच्चे में कॉन्स्टिपेशन है तो हम क्या देंगे? तो उसमें सपोजिटरी करके एक टैबलेट आती है तो उसको थ्रू द रेक्टम ही दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एनेमा से बनने वाला। सो स्टूडेंट जितने भी एनेमा से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको सारे बताए। सो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा मैं आपको जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो एग्जाम ऑफ द व्यू से है, ठीक है, चाहे वो नॉलेज ऑफ द व्यू से है, तो मैं आपके सामने उन्हीं को ही लेकर आती हूँ। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि जो भी मैं आपको बताती हूँ वो आपको अच्छी तरह से या वैल्यूएबल हो। सो थैंक यू गाइज।